हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अच्छा, जो ये इकोनॉमिक्स है ये हमारे लिए एक नई चिड़िया है। इकोनॉमिक्स को हमने 8th तक पढ़ा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स हमारे लिए सबसे काम की चिड़िया है। ऐसा क्यों? इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? लक्ष्मी जी के बारे में। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी। एक कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्टडी करना, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब ऑफ कोर्स वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दिस चैप्टर इज वेरी बेसिक। इसमें हमें सारी चीजें समझाई गई है एक विलेज का एग्जाम्पल लेके। द नेम ऑफ द विलेज इज पालमपुर। एक बात बता दो दोस्तों, दिस विलेज इज हाइपोथेटिकल। मतलब क्या है कि ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा मत करना कि इसके बारे में सुन सुन के बड़े इंटरेस्ट आने लग गया आपको कि तो आप पापा को बोलो यार पापा ने मेरे को पालमपुर जाने की बड़ी इच्छा है, अगली गर्मियों में अपन वहीं चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई पालमपुर मिलने वाला नहीं है। हमने क्यों एग्जाम्पल लिया है पालमपुर का, एक गांव का? इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन गांवों में रहती है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो हम एग्रीकल्चर को समझे बिना इंडिया की इकोनॉमी को नहीं समझ सकते, और इसीलिए वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज नेम्ड पालमपुर। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको पालमपुर के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। इट इज अ स्मॉल विलेज ऑफ अराउंड 450 फैमिलीज, आउट ऑफ विच 80 फैमिलीज बिलोंग टू अपर कास्ट। इंडिया में अभी भी अपर कास्ट लोअर कास्ट का थोड़ा बहुत सिस्टम तो बचा हुआ है, हालांकि बहुत ज्यादा हम विश्वास नहीं करते इन चीजों में, बट थोड़ा सा बचा हुआ है। सो जो 80 फैमिलीज है, दी अपर कास्ट फैमिलीज, दे ओन मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज, और वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। ऑफ कोर्स अमीर लोग हैं, सो दे लिव इन बिग हाउसेस। मेनी ऑफ देम आर वेरी बिग। वो पक्का हाउसेस में रहते हैं, मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स। जो एससीज है, शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको हम दलित के नाम से भी जानते हैं, दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। वो थोड़े गरीब हैं और उनके घर जो है वो काफी छोटे होते हैं। सम ऑफ देम आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। Now this village Palampur is connected to Raiganj, which is a close by village which is bigger, and then there is one town Shahganj. So there is an all weather road. What is an all weather road? पक्का रोड जिसको हम कह सकते हैं, साल भर चालू रहता है। पहले कच्चे रोड हुआ करते थे जिनका हम बारिश में यूज नहीं कर पाते थे। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा रोड है। द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर गुड। देयर आर सम रिक्शा वालास, टोंगा वालास, देयर आर जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, जो गुड्स और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। अगर आप इस गांव की बात करें, देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। देयर इज 1 primary health center run by the government. Then there is one private dispensary, जहां पर लोग बीमार होते हैं तो जाते हैं। हालांकि मैं दुआ करूंगा कि पालमपुर के लोगों को वहां जाने की जरूरत ना पड़े। Most of the villages have electricity, तो बिजली है वहां पर। Then the facilities of irrigation are also good in this village. Now the main economic activity that takes place in Palampur is agriculture. Other than that, कुछ लोग जो हैं they are engaged in small scale manufacturing, dairy farming, कुछ लोग engaged हैं shopkeeping, etc. अब before we study more about the village, let us learn something about the factors of production, also known as organization of production. What are factors of production? नाम से ही समझ में आता है कि प्रोडक्शन के लिए अगर आप किसी चीज को बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, प्रोडक्शन जो होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज द वेरी बेसिस ऑफ द इकोनॉमी। क्यों होता है ऐसा? हो सकता है किसी पर्सन की फैक्ट्री है जहां पर सामान बनता है, तो वहां पर जो लोग जॉब करते हैं उनको सैलरी मिलती है, उनकी इनकम होती है। जिस पर्सन की फैक्ट्री है उसकी खुद की इनकम होती है। जो सामान बेचने वाला होता है दूसरा पर्सन मार्केट में कोई, उसकी इनकम होती है। तो ऑल इन ऑल जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, दैट इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. So let us learn about the factors of production. There are 4 factors of production: land, labor, capital and human resource. सबसे पहला factor that you need for production is land.
खेती करनी है तो हवा में थोड़ी करोगे, खेत हवा में तो उड़ेगा नहीं। फैक्ट्री बनानी है तो कहां बनाओगे, अपने सिर पे लेके थोड़ी घूमोगे, जमीन पे ही कहीं बनाओगे ना। सो द लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब भले ही आप कितनी ही मशीन्स क्यों ना लगा लें, लेकिन उन मशीन्स को यूज करने के लिए कोई इंसान तो चाहिएगा ना। अब लेबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज स्किल्ड लेबर एंड द सेकेंड वन इज मैन्युअल लेबर। स्किल्ड लेबर का मतलब क्या हुआ, वो लेबर जो आपके पेरेंट्स आपको बनाना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास कुछ एक स्पेशल स्किल्स का सेट होता है, वो लोग होते हैं एजुकेटेड या स्किल्ड लेबर। कुछ लोग होते हैं जो मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, मैन्युअल वर्क करते हैं, दे फॉर्म दी मैन्युअल लेबर। अब एक बात बता दूं फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, मैं भी इस चीज में विश्वास करता हूं। कोई मैन्युअल वर्कर किसी सीईओ से छोटा नहीं होता है, लेकिन सैलरी में डिफरेंस जरूर होता है। इनकम डेफिनेटली एक एजुकेटेड पर्सन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ए मैन्युअल लेबरर। तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपसे इसीलिए बोलते रहते कि बेटा पढ़ लो ताकि बड़े होकर थोड़े पैसे कमा पाओ और आपका जीवन सुखी रहे। नाउ द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। बिना पैसे के ऑफ कोर्स आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। नाउ you can divide capital into two categories, fixed capital and working capital. Fixed capital that is fixed, जो आपने एक बार लगा दी। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो उसने जमीन खरीदी, तो एक बार खरीद ली जमीन, सो दैट इज फिक्स्ड। अगर आपने कुछ मशीन्स खरीदी तो मशीन एक बार लगा दी आपने, दैट इज फिक्स्ड, वो सालों साल चलती रहेंगी। बट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? अगर आपको लोगों को सैलरी देनी है सो दैट इज वर्किंग कैपिटल। अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, मान लो आपकी फैक्ट्री में बिस्किट बनता है तो उसके लिए आपको गेहूं आटा वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो वो तो आप हर महीने खरीदेंगे, दैट इज वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल हैज गॉट टू पार्ट्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नाउ एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स। व्हाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर? देखिए, जब तक लोगों के पास स्किल्स नहीं होंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल किसी काम के नहीं है। इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री जहां पर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हमें उस चीज का नॉलेज तो होना चाहिए ना। अगर आपको कोई चीज बनानी है तो किन किन चीजों की जरूरत लगेगी, कितना खर्चा आने वाला है उसमें, कितना टाइम लगेगा बनाने में, कितने लोगों की जरूरत होगी, ये सारा टेक्निकल नो हाउ है। अगर हमें इसका नॉलेज नहीं है तो आपको लगता है क्या कि हम उस चीज का प्रोडक्शन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके बारे में और ज्यादा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दीज वर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ लेट अस गो बैक टू स्टडिंग अबाउट पालमपुर। एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जो पालमपुर है ना, ये हमारा इंडिया है। आप ये मान के चलिए कि जो जो चीजें पालमपुर में हो रही है वो मोर और लेस पूरे इंडिया में हो रही हैं। सिटीज में नहीं होती हैं वो चीजें ऑफ कोर्स, बट हाँ विलेजेस में ये चीजें होती हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन विलेजेस। मेन ऑक्यूपेशन क्या है पालमपुर का? फार्मिंग। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मिंग से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू फार्मिंग इज लैंड। नाउ लैंड इज फिक्स्ड। ऐसा तो नहीं है ना कि लैंड जो है वो गुब्बारे की जैसी हवा भरते जाओगे बड़ी होती जाएगी। इंडिया का एरिया फिक्स्ड है, तो एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड। अब थोड़े बहुत जंगल काट के और खेतों के आसपास की थोड़ी बहुत जो फ्री लैंड है, यू कैन इंक्लूड इट इनटू कल्टीवेशन, बट एसेंशियली द लैंड इज फिक्स्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी ग्रो मोर ऑन द सेम लैंड? हमारा प्रोडक्शन, हमें ज्यादा गेहूं ज्यादा चावल की जरूरत तो है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो द लैंड इज लिमिटेड बट वी नीड मोर प्रोडक्शन, वरना लोग भूखे ही मर जाएंगे। सो कैन वी ग्रो मोर? यस वी कैन। हाउ डू वी डू दैट? बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, इन शॉर्ट वी कॉल इट HYV। एक सीड की वैरायटी होती है जिससे प्रोडक्शन ऑन द सेम लैंड बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे एक प्लांट से जो ग्रोथ होने वाली थी वो ग्रोथ बढ़ जाती है, बिकॉज द प्लांट विल बी हेल्दी इफ यू यूज दिस वैरायटी ऑफ सीड। Then we use fertilizers and pesticides. They also help in increasing the production of various food grains.
एंड इंडिपेंडेंट इंडिया में ट्रूली द ग्रोथ हैज बीन एक्सपोनेंशियल। हम कह सकते हैं कि आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज फूड ग्रेन्स आर कंसर्न्ड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, will the land sustain? We are using so much of fertilizers and pesticides. They are what? Chemicals. तो वो ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं? They are rich in nutrients. So when you add fertilizers to the soil, the plants absorb those nutrients and they grow faster and they become healthy. At the same time, जो सारे fertilizers आपने यूज किए थे वो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किए क्या? बिल्कुल नहीं। तो बाकी प्लांट जो बाकी फर्टिलाइजर्स बचे हुए हैं उनका क्या होता है? बारिश होती है, दे गेट वॉश्ड अवे। अब वो केमिकल्स पानी में मिक्स होके तालाब में चले जाएंगे, रिवर्स में चले जाएंगे, एंड व्हाट विल दे डू? दे विल कॉज पोल्यूशन। अगली चीज हम बात करें कि इरिगेशन की, हम बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? द ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग। पहले हम कुआं खोदते थे, थोड़ा सा गहरा पानी निकल जाता था, अब नहीं निकलता है। पहले ट्यूबवेल जो होते थे वो थोड़े से ही गहरे होते थे, लेकिन अब आप 400 फीट 500 फीट खोदते जाओ, यू डोंट गेट वाटर। व्हाई? बिकॉज वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर। अब हमने ग्राउंड वाटर यूज करके इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया, डैम्स वगैरह भी बनाए, वहां से भी पानी लिया। तो ग्राउंड वाटर का यूज करना, फर्टिलाइजर्स का यूज करना, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी, इन सब का यूज करके हमने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। इनफैक्ट इरिगेशन फैसिलिटीज का तो हमें एक फायदा ये मिला है कि पहले एक साल में सिर्फ 2 ही फसल उगा करती थी, अब तो 3 फसल उगने लग गई है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप विच इज सोन इन द मंथ ऑफ जून, वो रेडी हो जाती है लगभग अक्टूबर नवंबर तक। Then in the month of November and December, farmers can grow something like potatoes, तो वो second crop हो गई। और उसके बाद in the winter season like January and the following time we can grow wheat। तो एक साल में हम 3 फसल बोने लग गए हैं, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ गया है। इरिगेशन से हमको बहुत बेनिफिट मिला है। बट मैं वो पहला इंसान नहीं हूं जो ये लाइन बोल रहा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं। सो विल यू बी एबल टू सस्टेन दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर? नॉट फॉर लॉन्ग। सो डेफिनेटली वी नीड टू बी वाइज इन यूजिंग द रिसोर्सेज, क्योंकि धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। हम केमिकल्स ऐड करते जा रहे हैं तो उससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। इनफैक्ट पंजाब और हरियाणा में यह देखा गया है कि अब आपको ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि अब सॉइल जो है इट हैज बिकम वेरी लेस फर्टाइल। अगर आप फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे तो ग्रोथ होगी ही नहीं, तो अब आपको ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गुड फॉर अस, सो वी नीड टू बी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ यूजिंग केमिकल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर? So 150 दलित फैमिलीज जो हैं, दे आर लैंडलेस, मीन्स वो दूसरों के खेत पर काम करके अपना पेट भरते हैं। 240 families, they own very small pieces of land, less than 2 hectares. What is 1 hectare of land? A square of side 100 meters. मतलब आपके पास एक स्क्वायर है, 100 meters, 100 meters, 100 meters, 100 meters। तो इतना बड़ा जो खेत होता है, that forms 1 hectare और 10,000 square meter। तो ये बहुत बड़ा फील्ड नहीं होता है। ज्यादातर जो छोटे किसान हैं, 240 families, they own very small pieces of land. The remaining 60 families, they are medium and large farmers. They own big pieces of land. Some of them own more than 10 hectares of land. So आप देख सकते हैं कि the distribution of land is uneven. I repeat, इंडिया एंड पालमपुर आर प्रेटी सिमिलर। इंडिया में भी यही होता है। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी लैंड होती है और कुछ के पास छोटे छोटे खेत होते हैं, और कुछ तो बेचारे दूसरों के खेतों पे काम करके अपना पेट भरते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज नॉट इवन, एंड मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज पालमपुर इज ओन्ड बाय upper caste families. Now, who provides labor? Small farmers. Of course, they work on their fields. उनको लेबर की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी फैमिली के मेंबर्स मिलके ही काम कर लेते हैं, उनका काम हो जाता है। If you talk about middle and large farmers,
दे हायर दोज लैंडलेस लेबरर्स। वो लैंडलेस लेबरर्स जो है वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के यहाँ पर काम करते हैं। दे आर पेड इन कैश और काइंड। कैश मीन्स उनको पैसे मिल जाते हैं, काइंड मतलब अनाज या कोई दूसरी चीजें दे दी जाती है। एंड सम ऑफ द लेबरर्स आर ऑल्सो गिवन मील्स। One important thing that we need to note is the government makes many policies, but unfortunately ground level पर उनमें से कुछ apply नहीं होती है। For example, in March 2017, the government made a rule that a laborer should be paid at least 300 rupees a day. But what happens in Palampur? There are many laborers. There is shortage of work. So people are ready to work even at less wages. So somehow they lead a miserable life. Now the next topic is capital required for farming. किसानों को कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है? They need money for buying seeds, fertilizers, insecticides, pesticides, etc. अब छोटे किसानों की अगर आप बात करें तो देखिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास प्रोडक्शन इतना कम होता है कि जो उनकी इनकम होती है it gets used up. So how do they get that capital? They borrow money from either money lenders or large farmers and they get money at very high interest rate. बहुत सारा ब्याज पे करना पड़ता है तब जाके उनको पैसे मिलते हैं। तो गरीब जो होते हैं ना उनके तो बेचारों की ऐसे ही 12 बज जाती है कि एक तो पैसे है नहीं पहले ही और ब्याज भर भर के और मर जाते हैं। अमीर जो होते हैं वो ऐसे ही अमीर है और ब्याज कमा कमा के और अमीर बनते जाते हैं। सो ये छोटे किसानों की प्रॉब्लम होती है। अगर आप बड़े किसानों की बात करें सो हाउ डू दे गेट द मनी? ऑफ कोर्स उनके पास पिछले साल जो प्रोडक्शन हुआ था तो जो सामान बेचा था उसके बाद उनके पास पैसे काफी सारे बच जाते हैं जिसका यूज वो इस बार कर लेते हैं। दे डोंट हैव टू बोरो मनी फ्रॉम एनीवन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा। जैसे एक छोटा किसान है तो उसके यहाँ जितना अनाज उगेगा ऑफ कोर्स इट इज जस्ट इनफ टू मीट हिज ओन नीड्स। तो वो तो मार्केट में नहीं बेच पाता, उसका तो खुद का ही काम निकल जाता है, वही बहुत है। बट इफ यू टॉक अबाउट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, उनके पास अपने यूज के लिए रख लेने के बाद भी अ लॉट ऑफ ग्रेन्स आर लेफ्ट, दैट इज नोन एज सरप्लस। तो वो सरप्लस का क्या करते हैं? दे सेल इट इन द मार्केट। तो मार्केट में बेच देते हैं, कुछ ट्रेडर्स आते हैं वो उसको खरीद लेते हैं और वो टाउन्स में चला जाता है, शॉप्स पर बिकता है जिसको आप और हम खाते हैं। Now the farmers save some money. Whosoever saves the money, what is the other use of that money? Of course ये तो एक गलत ही क्वेश्चन है कि पैसे का क्या यूज है, पैसे का क्या यूज नहीं है, ये पूछना चाहिए। But how do these farmers use that money? They may buy cattle, they may buy tractor, other machines. कोई शॉप लगा लेगा कि चलो भैया मेरी इससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। So this is how they use their savings. So this is all that we had to study about farming in Palampur. Now let us talk about non-farming activities in Palampur. The most important of them is dairy. People there buy buffaloes. और buffaloes क्या करती है? भूसा खाती है। बोला तो हमें भी जाता है ना, जैसे हम कभी ढंग से काम नहीं करते तो लोग क्या बोलते हैं? अनाज खाता है कि भूसा। तो वो हमें बोलते हैं, लेकिन भैंसे जो होती है वो सच में भूसा ही खाती है और इसीलिए बोला जाता है कि हम काम भैंसों जैसे कर रहे हैं। तो जो भूसा होता है दैट इज वेस्ट फ्रॉम फार्मिंग। जैसे आपने गेहूं काटे तो उसका जो गेहूं निकालने के बाद जो चाफ बचता है, भूसा बचता है, इट इज यूज्ड टू फीड कैटल। उसके अलावा ज्वार, बाजरा ये भी उगाए जाते हैं विच आर यूज्ड टू फीड कैटल। द मिल्क इज सोल्ड एंड इट हेल्प्स देम टू मेक मनी। जैसे हम बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर के पास एक बड़ा विलेज है रायगंज और रायगंज के पास एक टाउन है शाहपुर। तो शाहपुर के 2 ट्रेडर्स है, उन लोगों ने क्या किया है? कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर बना दिया है रायगंज में। तो पालमपुर से दूध जाता है रायगंज में, वहां पर उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है और वहां से दूध दूसरी जगह अलग अलग टाउन्स में बेचते हैं। जैसे अपने यहाँ पर सांची और अमूल का आता है कि नहीं, तो ये भी क्या करते हैं? आसपास के गांव में जो दूध होता है उसको इकट्ठा करके जैसे एक मेन सेंटर पे ले आते हैं, वहां पर उसको प्रोसेस करते हैं और वहां से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन पालमपुर। The next non-farming activity in Palampur is small scale manufacturing. Of course small scale manufacturing ही होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि टाटा जाके टाटा स्टील की फैक्ट्री डाल देगा गांव में या मर्सिडीज जाके अपनी कार्स बनाएगी वहां पर। इट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहां पर। जैसे हम एक एग्जांपल ले जैगरी का। जैगरी मतलब गुड़। गांव है, शुगर केन उग रहा है,
तो शुगर केन का जूस निकाल के उसकी प्रोसेसिंग करके उससे गुड़ बना लिया जाता है. सो सम पीपल आर एंगेज्ड इन दैट एक्टिविटी एज वेल. नाउ इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यू नीड वेरी लेस कैपिटल, वेरी लेस लेबर, तो एंड द मशीन्स आर आल्सो वेरी लेस. तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन अपनी फैमिली के साथ मिलके आसानी से एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन चला सकता है. वो जैगरी जो बनती है वो पास के टाउन्स में बेच दी जाती है और उससे उनकी इनकम हो जाती है, मोर और लेस उनका काम चल जाता है. ऑफ कोर्स द पर्सन डजंट मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट यस इट इज जस्ट इनफ फॉर देम. द नेक्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर इज शॉपकीपिंग. ठीक है, किसान ने गेहूं उगा लिया, सब्जियां उगा ली, लेकिन पेन, पेंसिल, नमक ये सब खेत में उग जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं. वो कहां से मिलेंगे? There are a few traders who have general stores in the village. वहां पर ये चीजें मिलती हैं जिससे लोगों की जरूरतें पूरी होती है. There is a bus stand in the village. तो बस स्टैंड के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, they have made shops within their houses. तो वहां पर आने जाने वाले लोग जो हैं वो रुकते हैं थोड़ी बहुत देर, तो कुछ ठूस लेते, भूख लगती है उनको. तो इस तरह से जो बस स्टैंड के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है और उनका भी काम चलता रहता है. The last activity that we have to study is transport. Now transport is developing really fast in Palampur. फिलहाल अगर आप देखें तो there are some रिक्शा वाला, टोंगा वाला, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, वो गुड्स एंड पीपल को कैरी करते हैं फ्रॉम पालमपुर टू मे बी रायगंज और शाहपुर एंड बैक. तो इससे उन लोगों की भी इनकम होती है. नाउ अदर देन दैट, लाइक आई सेड, दिस फील्ड इज डेवलपिंग रियली फास्ट. सो मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट हियर. जैसे आपने टाटा मैजिक वगैरह का नाम सुना होगा, ये गांव के बीच में आजकल बहुत चलने लग गई है. हमारे चैप्टर में इन चीजों को मेंशन नहीं किया हुआ है बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट अपडेटेड, बट यस, in real India, Tata Magic and such vehicles are used on a large scale for transport between villages. So we conclude this chapter. I hope I simplified the chapter for you.